बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे आजकल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं उसमें हम हेड्स ऑफ इनकम में से सैलरी पढ़ रहे हैं। तो कल हमारा सेक्शन 12 सैलरी पे चला और जिसमें हमने बताया कि ये चीज़ें सैलरी में इंक्लूड होंगी और फिर उसमें एक परकोजिट्स की भी बात हुई कि जो भी परकोजिट्स मिलेंगी सैलरीड पर्सन को पूरे साल में किसी भी पीरियड में जो मिली है तो वो सारे साल में उसको इंक्लूड कर दी जाएंगी। तो अब सेक्शन 13 है कि वो वैल्यू ऑफ परकोजिट उसकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी ये जानते हैं हम। तो मैंने वैसे ही इसको डिटेल से जब पढ़ा तो मैंने देखा कि सैलरीड पर्सन को गवर्नमेंट ने हर तरफ से पॉलिसी मेकर्स ने हर एक एक चीज़ उसकी जो है उस पर टैक्स लगा दिया है कि उसको कोई भी फैसिलिटी मिली है, उसको कन्वेंस मिली है, उस पर टैक्स है, वो उसकी सैलरी में इंक्लूड होगा, टैक्सेबल होगी। उसको कोई घर के लिए हाउस कीपिंग के लिए एम्प्लॉय मिले हैं उन पे टैक्स, वो भी उसकी सैलरी में इंक्लूड होगा। गार्डनर मिला है उसको भी इंक्लूड होगा। यूटिलिटी बिल्स की मद में मिलते हैं, जिस जिस फार्म में कोई एक चीज़ करके वो इसमें इंक्लूड की गई है। इवन कि उसको कंपनी लोन देती है और उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। तो इस तरह से यही वजह है कि शायद सैलरीड पर्सन की जो है ना कलेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ही एक शिकंजे में है FBR के, जब दिल करता है उनके बढ़ा के और मज़ीद उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो वो इसमें हम जिक्र करेंगे सारी परकोजिट का कि एक एक चीज़ पे जो है ना वो सैलरी में इंक्लूड करके और उस पर टैक्स लिया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो हेड सैलरी है और सैलरी के हेड के लिए टैक्स चार्जेबल करने के लिए जो भी परकोजिट प्रोवाइड की गई है उस एम्प्लाई को, या पूरे 12 महीने के दौरान किसी वक्त भी की गई है तो वो अंडर सेक्शन 12 शेल डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन, तो उसको हम डिटरमिन करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। तो जैसे कि हमने सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 के D और C में बता दिया था कि इनकी वैल्यू वो होगी जो मॉनिटरी मनी की टर्म्स में उसकी वैल्यू होगी, इसलिए उसने कहा है कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसी तरह सब सेक्शन 3 है सेक्शन 13 का कि ये मोटर व्हीकल अगर प्रोवाइड की जाती है, अगर किसी एम्प्लॉइज को मोटर व्हीकल प्रोवाइड की जाती है फॉर द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय होली और पार्शली फॉर प्राइवेट यूज़, के या तो मुकम्मल एक प्राइवेट यूज़ के लिए गाड़ी दे दी जाती है तो उसको जो है वो उसकी सैलरी में अमाउंट जो है वो इंक्लूड कर दी जाएगी जो कि प्रेस्क्राइब्ड की गई होगी, जो रूल्स में बताई गई होगी। अगर पार्शली दी है तो पार्शली उसको किया जाएगा, तो वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर दैट ईयर शैल इंक्लूडिंग द अमाउंट कंप्यूटेड एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो उसको जैसे रूल्स में बताया गया है वो हम वैल्यू निकाल लेंगे कि अगर एक गाड़ी मुकम्मल तौर पे यूज़ होती है प्राइवेट यूज़ के लिए तो उसकी क्या वैल्यू डलेगी। अगर एक गाड़ी है वो पार्शली फॉर ऑफिशियल यूज़ होती है, पार्शली फॉर प्राइवेट यूज़ होती है, तो फिर उसको किस तरह से इंक्लूड करना है। तो इसी तरह वेयर इन अ टैक्स ईयर द सर्विसेज ऑफ हाउस कीपिंग, मतलब हाउस कीपिंग के लिए कोई एम्प्लॉय दिया गया है, ड्राइवर दिया गया है, गार्डनर दिया गया है और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट्स के लिए कोई एम्प्लॉयर ने कोई एम्प्लॉइज़ दिए हैं, तो उनको जितनी भी अमाउंट उनकी सैलरी की होगी वो सारी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होगी टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी, कि वो उसके सैलरी में इंक्लूड होंगे। फॉर द ईयर इन विच द टोटल सैलरी पेड टू द डोमेस्टिक असिस्टेंस के लिए जितना भी यानी कि उनको सैलरी दी जा रही है, हाउस कीपर को, ड्राइवर को, गार्डनर को और जिस चीज़ को भी दी है वो सारी उसमें ऐड हो जाएगी टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय के उस ईयर के लिए। फॉर रेंडर सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉय एंड रिड्यूस बाय एनी पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयर फॉर सच सर्विसेज, तो जो उसको सर्विसेज उसने खुद अपना पे किया है वो उसको रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने पे किया है वो सारा जो है इसमें शामिल होकर तो उसकी जो टोटल सैलरी बन जाएगी, सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। वेयर इन अ टैक्स ईयर, यहाँ कोई यूटिलिटीज़ दे रहा है, जैसे ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं लेकिन अब हम लॉ में तफसील तो पढ़े। यूटिलिटी आर प्रोवाइडेड बाई एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कोई यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं एम्प्लॉय को। दी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी, तो वो भी सैलरी के हेड में उसमें इंक्लूड की जाएंगी।
फॉर द ईयर इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइडेड। तो जो यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके तो उसको दी जाएगी एज रिड्यूस्ड बाय द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द यूटिलिटी। तो जो अगर एम्प्लॉय ने बीच में कुछ पे किया है तो वो उसको निकाल दिया जाएगा, यानी कि टोटल। इसी तरह ऊपर सर्विसेज में कोई एम्प्लॉय पे करता है तो वो निकाल के बाकी जो एम्प्लॉयर पे करता है वो सारा ऐड होगा। इसी तरह यूटिलिटी में होगा। तो सब सेक्शन 7 है वेयर लोन इज मेड। हाँ, अब अगर लोन पे दे दिया गया है किसी एम्प्लॉय को, अपने अदारे की तरफ से लोन पे किया है जो कि इंटरेस्ट फ्री है, जैसे कि बैंकों को दिया जाता है, बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, इंटरेस्ट फ्री है या लोअर इंटरेस्ट रेट पे है, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी उसका इंटरेस्ट निकाला जाएगा और जो इंटरेस्ट उस पर बनता है उसमें से जितना लो दिया गया है या जितना रिड्यूस रेट पे दिया गया वो माइनस करने के बाद, या जो कोई वो पे कर रहा है वो माइनस करने के बाद बाकी जो है वो भी उसकी सैलरी में इंक्लूड होगा। When an employer to an employee and either profit on loan is payable by the employee or the rate of profit loan is less than, यानी कि या तो वो उस पर पे ही नहीं कर रहा या लेस देन द बेंच मार्क रेट, जो बेंच मार्क का रेट है, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for the tax year shall included in that equal amount। कि जहाँ तो ये पूरा यानी कि बेंचमार्क का जो रेट है पूरा इंटरेस्ट नहीं ले रहा अगर उससे डिपार्टमेंट या उसके जो है एम्प्लॉयर, तो वो उसको पूरे का पूरा सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, या अगर ये है कि हाफ ले रहा है हाफ नहीं ले रहा, लेस रेट में दे रहा है, तो वो हाफ जो है उसकी सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। प्रॉफिट ऑन लोन कंप्यूटेड एट द बेंच मार्क रेट, तो बेंच मार्क रेट से उसको इंक्लूड किया जाएगा। वेयर नो प्रॉफिट ऑन लोन इज पेएबल बाय द एम्प्लॉय, जहाँ एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं दे रहा तो वो उसमें बेंच मार्क में किया जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लोन पेड बाय द एम्प्लॉय इन द टैक्स ईयर एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन लोन कंप्यूटेड एट द बेंच मार्क रेट, इसी तरह जो डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि टोटल या फिर वो डिफरेंस वाला पे किया जाएगा। अब एक प्रोवाइजो है इसकी, प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन सच बेनिफिट अराइजिंग टू एन एम्प्लॉय ड्यू टू द वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट विद द एम्प्लॉयर, कि अगर एम्प्लॉयर ने उसको वेवर दे दिया है कोई उसमें तो वो उसमें ये प्रोवाइड नहीं होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द लोन नॉट एक्सीडिंग द 1 मिलियन रुपीज़, यानी कि ये 1 मिलियन से लो के लिए अप्लाई नहीं होगा। अगर 1 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा लोन तो फिर ये अप्लाई होगा, ये भी यानी कि बड़े एम्प्लॉई और बड़े लोन के लिए है। अब बात करते हैं सेक्शन 13 का, सब सेक्शन 8 है। फॉर द पर्पज दिस ऑर्डिनेंस नॉट इंक्लूडिंग सब सेक्शन 7 वेयर द एम्प्लॉय यूज अ लोन रेफर टू सब सेक्शन 7 होली और पार्शली फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट प्रॉपर्टी प्रोड्यूसिंग अ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि लोन लेता है किसी ऐसे काम के लिए कि वो आगे प्रॉपर्टी बनाता है, जैसे बैंकर लेके अपना घर बना लेता है और वो घर दे देता है किराए पे, टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम दी, तो उससे फिर प्रॉपर्टी इनकम रेंटल आना शुरू हो जाती है, प्रॉपर्टी पे इनकम आना शुरू हो जाती है। तो सच एम्प्लॉय शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग पेड एन अमाउंट एज अ प्रॉफिट इक्वल टू द बेंच मार्क रेट ऑन द लोन आर द पार्ट देयर ऑन यूज टू एक्वायर एसेट आर प्रॉपर्टी। तो वो फिर ये है कि उसको जो बेंच मार्क रेट पे है वो उसका कंसीडर किया जाएगा उसमें। तो गो के वो जो प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहा होगा उस प्रॉपर्टी के टैक्स में वो एडजस्टेबल उसका हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो लोन उस पर दे रहा है। वेयर इन अ टैक्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय टू पे आर रीपे एन अमाउंट ओइंग बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इज वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर दैट ईयर शैल इंक्लूड द अमाउंट सो वेव्ड। तो अगर वेव ऑफ कर दिया गया तो जितनी वेव की है वो सिर्फ इंक्लूड होगी। वेयर इन द टैक्स ईयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय टू पे आर रीपे एन अमाउंट ओइंग बाय द एम्प्लॉय टू एन अदर पर्सन is paid by the employer, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year shall included in so paid, के किसी ने एम्प्लॉई ने किसी और के लिए लिया गया है तो उस पे जो होगा इंक्लूड तो वो सैलरी पर्सन को चार्ज होगा। वेयर इन अ टैक्स ईयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड आर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, यानी कि अगर प्रॉपर्टी कोई दे दी गई है, जैसे कि बाज़ औक़ात
हाउसिंग सोसाइटीज़ उसके अपने एम्प्लाई को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लाई, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लाई अंडर द हेड सैलरी फॉर दैट ईयर शैल इंक्लूडेड द फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे कि अभी ये बैरियर टाउन है तो बैरियर टाउन अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ देर बाद वो एक प्लॉट दे देता है, तो अब वो प्लॉट जो है बैरियर टाउन तो गो उनको फ्री देता है, लेकिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है प्लॉट की वो उसकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी। ऑफ द प्रॉपर्टी आर सर्विसेज डिटरमिन एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र, जब ट्रांसफ़र की जाएगी तो वो उसमें अमाउंट इंक्लूड की जाएगी। आर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज अ रिड्यूस बाई पेमेंट मेड बाई द एम्प्लॉयर टू द प्रॉपर्टी सर्विसेज, जहाँ कोई वो जो भी कोई सर्विसेज हैं। सब सेक्शन 12 है वेयर द टैक्स ईयर अकामोडेशन और हाउसिंग इज़ प्रोवाइडेड, अगर घर पर दे दिया है, बाज़ औक़ात जैसे गवर्नमेंट के घर हैं या कई महकमों के अपने घर हैं, वो उन्होंने घर प्रोवाइड कर दिया बैन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर दैट ईयर शैल इंक्लूडेड द अमाउंट कंप्यूटेड एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो रूल्स में जो प्रेस्क्राइब किया गया है कि उसको किस घर का कितना रेंट उसमें इंक्लूड किया जाएगा वो भी उसकी सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। मीन ये है कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हर चीज़ सैलरी में इंक्लूड करके उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह सेक्शन सब सेक्शन 13 है ऑफ सेक्शन 13 का 13 ही है वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉय विद द परकोजिट विच इज़ नॉट कवर्ड बाई सब सेक्शन 3 थ्रू 12 द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। हाँ, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई रह गई है चीज़ जो इन सब चीज़ों में इंक्लूड नहीं हुई, वो 3 से लेके 12 तक अगर कोई इंक्लूड नहीं हुई, कोई चीज़ रह गई है तो वो भी चार्जेबल होगी टू द टैक्स ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द हेड ऑफ सैलरी, कि जो सारी चीज़ें बयान की गई हैं उनमें अगर कोई रह गई है तो वो भी इसमें शामिल होगी। फॉर दैट इंक्लूड इन द फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें मार्केट वैल्यू में उस परकोजिट की कैलकुलेट की जाएगी। एक्सेप्ट वेयर द रूल ऑफ एनी मे प्रोवाइड अदरवाइज, जहाँ के अगर रूल्स में कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड की गई, डिटर्मन एट द टाइम प्रोवाइडेड एज रिड्यूस बाई एनी पेमेंट मेड बाई द एम्प्लॉय एज ए परकोजिट के तौर पे कोई चीज़ भी प्रोवाइड की है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के तो उसके मुताबिक उससे उसकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी, इनकम ऐड हो जाएगी, तो फिर उस पर टैक्स जो है ज़ाहिर है बढ़ जाएगा। तो अब इस सेक्शन में बेंचमार्क रेट का मतलब क्या है। फॉर द टैक्स ईयर कमीशन फॉर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2002 द रेट ऑफ 5% पर एनम, जो बेंचमार्क रेट है 2002 के बाद वो 5% पर एनम है। फॉर द टैक्स ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर रेफर्ड इन सब क्लास 1 में जो किया गया उसके बाद जो है the rate of each successive year taken as as 1% above the rate applied to immediately preceding tax year but not exceeding the 10%, यानी कि हर साल एक बढ़ता जाएगा 1% और वो मैक्सिमम जो है 10% तक बेंचमार्क का रेट हो जाएगा। सर्विसेज इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ एनी फैसिलिटी, मतलब कोई फैसिलिटी दे दी गई है सर्विसेज के तौर पे तो उसको सर्विसेज कहते हैं। यूटिलिटीज़ इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड टेलीफोन वगैरह, ये जो सारा हमने उसमें पढ़ा है ये शामिल होगा। तो अब हमारा जो ये सब सेक्शन 13 था, तो 13 में आपने ये देखा कि जितनी भी परकोजिट, जितनी भी फैसिलिटीज़, जितना कुछ भी एम्प्लॉई को दिया जाता है वो सारा उसकी इनकम में इंक्लूड कर लिया जाता है। इंक्लूड करने के बाद उस पर फिर टैक्स चार्ज किया जाता है। तो अब सेक्शन 14 है एम्प्लॉइज शेयर स्कीम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ शेयर जो है ना वो एम्प्लॉइज़ को इशू कर दिए जाते हैं कि आपका इतना शेयर है इसमें आप, ताकि वो अच्छा काम करने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉइज़ को देंगे और काम अच्छा करेंगे तो उसमें तरक्की होगी। तो उसमें वो जो शेयर्स होते हैं वो भी उसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं एम्प्लॉइज़ की सैलरी में, जितनी मार्केट वैल्यू उसकी होगी वो भी शामिल होकर तो उस पर टैक्स होगा। तो एम्प्लॉइज शेयर स्कीम द वैल्यू ऑफ द राइट आर ऑप्शन टू अक्वायर शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम टू एन एम्प्लॉय शेल नॉट बी चार्ज टू टैक्स, यानी कि अगर जो एम्प्लॉयर होगा देने वाला उसको उस पर टैक्स नहीं चार्ज होगा जब एम्प्लॉय देगा, लेकिन जो एम्प्लॉय की वो सैलरी जो है उसमें वो इंक्लूड हो जाएगा। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 वेयर द टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय इशू विद द शेयर, के एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय को शेयर इशू किए जाते हैं अंडर एन एम्प्लॉय स्कीम इंक्लूडिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सरसाइज एज एन ऑप्शन के तौर पे दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं या शेयर कोई एक्वायर किए जाते हैं।
तो उस शेयर में जितनी वैल्यू के होंगे दी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉई अंडर द हेड सैलरी, तो उतनी वैल्यू का सैलरी पे इंक्लूड कर लिया जाएगा और चार्जेबल टू टैक्स होगा एम्प्लॉई के लिए। फॉर द ईयर शेल इंक्लूडेड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, तो कहाँ वैल्यू कौन सी ली जाएगी, जो फेयर मार्केट वैल्यू हो, चाहे उनको लो रेट पे मिला है ज़्यादा रेट पे मिला है, लेकिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ली जाएगी डिटरमिन टू द डेट ऑफ इशू or reduce the consideration given by the employee for the share including amount given as a consideration for the grant of a right to the option to acquire the share, या उनको कोई अमाउंट दी जाती है कि कंसिडरेशन के तौर पे कि वो शेयर एक्वायर करने के लिए ले, तो वो भी उसकी सैलरी में इंक्लूड होगी। वेयर शेयर इशूड टू एन एम्प्लॉई अंडर एन एम्प्लॉई शेयर स्कीम आर सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, कि वो कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि उनके अपने पास ही रहेंगे, उन शेयर को वो बेच नहीं सकेंगे। नो अमाउंट शैल बी चार्ज टू टैक्स टू द एम्प्लॉई अंडर द हेड सैलरी अनटिल द अर्लियर, कब तक, यानी कि जब वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे तो नीचे दी हुई दो चीज़ों में से जो पहले होगी उस वक्त तक उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर एक, द टाइम ऑफ एम्प्लॉई हैज़ फ्री राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर, कि जब उसके पास राइट आ जाए कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है अब, आर द टाइम डिस्पोज ऑफ द शेयर, जहाँ एम्प्लॉई उन शेयर्स को बेच देता है या फिर वो उसके पास राइट आ जाता है कि उनको ट्रांसफ़र कर देगा, तो देन उसको हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज़ जो है वो उस वक्त तक इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लास बी है, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स ऑफ द एम्प्लॉई शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू से उसकी एक कैलकुलेशन की जाएगी। हैव द एम्प्लॉई एट फ्री राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर डिस्पोज ऑफ शेयर एज द केस में भी, कि जब उसके पास राइट आ जाता है कि वो शेयर को फ्रीली कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो देन उसको फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी सैलरी में वो इंक्लूड कर लिया जाएगा और फिर उस पर टैक्स लगेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर सब सेक्शन 2 और 3 अप्लाइज द कॉस्ट ऑफ शेयर्स टू द एम्प्लॉई शैल बी द सम ऑफ द कंसिडरेशन इफ एनी गिवन बाय द एम्प्लॉई फॉर द शेयर, तो जो सम क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ों का सम होगा, द कंसिडरेशन इफ द गिवन बाय द एम्प्लॉय फॉर द शेयर्स, के लिए कोई कंसिडरेशन दी गई है, द कंसिडरेशन इफ एनी गिवन बाय द एम्प्लॉय फॉर द ग्रांट ऑफ एनी राइट ऑफ द शेयर एक्वायर्ड शेयर, द अमाउंट ऑफ चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी अंडर दो सबसेक्शंस, तो ये चीज़ें जो होंगी वो इसमें इस तरह से सम किया जाएगा उसका। सबसेक्शन 5 है, वेयर इन द टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोज ऑफ द राइट ऑप्शन आर एक्वायर अ शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर द ईयर शैल इंक्लूडिंग द अमाउंट एनी गेन मेड डिस्पोज ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला, तो उन पे जो गेन होगा वो किस फार्मूले के तहत होगा कि एक जिस प्राइस पे उसने लिया और जिस प्राइस पे बेचा, अब लेने वाली प्राइस में से माइनस करेंगे बेचने वाली, तो उस पर जो गेन आएगा तो वो गेन उसका होगा। इन द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ राइट ऑप्शन शेयर एंड इज द एम्प्लॉयज कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑप्शन शेयर, तो इन पे जो गेन होगा दोनों को माइनस करेंगे तो गेन आ जाएगा। इन द सबसेक्शन दिस सबसेक्शन एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स द एग्रीमेंट और अरेंजमेंट अंडर विच द कंपनी में इशू द कंपनी, यानी कि इनका आपस में एग्रीमेंट हो सकता है कि एम्प्लॉइज़ को जो है ना शेयर दिए जाएंगे अगर वो उसमें काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉई ऑफ एन एसोसिएट ऑफ द पर्सन हो सकता है। द ट्रस्टी आर द ट्रस्ट एंड अंडर द ट्रस्ट डीड ऑफ द ट्रस्टी में बी ट्रांसफर टू द शेयर्स टू द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एंड एम्प्लॉई ऑफ द एसोसिएट ऑफ द पर्सन, ये हो सकता है। तो आगे आ गई है हेड ऑफ इनकम प्रॉपर्टी, तो मेरा ख्याल है ये आज के टॉपिक के लिए हम इसको ही डील करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें सैलरी का हेड था, तो सैलरी के हेड में ये चीज़ बताई गई है कि जो भी उसको परकोजिट मिलेंगी उनकी वैल्यू की डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया कि ये सारी वैल्यू उसमें डाल के तो उसकी सैलरी जो है वो परकोजिट की सारी की वैल्यू उसमें, चाहे वो एम्प्लॉय उसको मुलाजम मिला है, हाउस कीपर मिला है, ड्राइवर मिला है, गाड़ी मिली है, घर मिला है और कोई फैसिलिटी मिली है, यूटिलिटीज़ मिली हैं, एवरीथिंग जो है वो उसमें डाली जाएगी। और फिर अगर शेयर स्कीम के तहत उसको कुछ शेयर्स मिल रहे हैं, राइट्स मिल रहे हैं, ऑप्शन मिल रहे हैं, तो वो भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे सैलरी पे, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन शेयर्स के लिए ये है कि अगर उसको ट्रांसफ़रेबल उसके नहीं है तो उस वक्त तक उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा जब कब के उसके पास ऑप्शन हो
कि वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। तो ये था, इस तरह से प्रपोजिट हम इसकी निकाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज क्योंकि अगला हेड शुरू हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो इसको हम इधर कंक्लूड करते हैं ताकि सैलरी के रिलेटेड ही आपके माइंड में ये चीज़ें रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर रेंट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।